गहलोत पैदल मार्च में डोटासरा रवाना हो गए घर। प्रतीकात्मक दांडी यात्रा से जुड़ा एक अहम मामला है ये। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मार्च में नहीं चले, बजाज नगर में हरी झंडी दिखाकर ही घर लौट गए थे डोटासरा। दरअसल गलतफहमी के चलते हुआ ये वाकया। पहले सीएम गहलोत को सिर्फ हरी झंडी ही दिखानी थी, लेकिन वे फिर पैदल मार्च में शामिल हो गए। सीएम के पीछे चलता रहा उनका गाड़ियों का काफिला। ऐसे में गोविंद डोटासरा ने सोचा मुख्यमंत्री भी घर रवाना हो गए, तो गोविंद डोटासरा भी बजाज नगर से ही सीधे कार में सवार होकर चले गए अपने घर। वहीं जब मुख्यमंत्री गहलोत दांडी यात्रा खत्म होने के बाद पहुंची गांधी सर्कल के मंच पर, तो डोटासरा को नहीं देखकर साथी मंत्री और विधायकों से उन्होंने पूछा। उसके बाद गोविंद डोटासरा को फोन किया गया, लेकिन तब तक वो अपने घर पहुंच चुके थे। वैसे विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न होने के कारण भी जल्दी डोटासरा को जाना था, लेकिन आज ये थोड़ी सी गफलत जरूर हुई। जो गोविंद सिंह डोटासरा को लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन मार्च में शामिल हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और डोटासरा को ये लगा कि मुख्यमंत्री क्योंकि रवाना हो चुके और इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा भी मार्च में नहीं चले, बल्कि वो भी अपने घर रवाना हो गए। ये गलतफहमी हुई थी, जिसको लेकर ये पूरा वाकया था। पहले सीएम गहलोत को ही सिर्फ हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन अचानक वो पैदल मार्च में शामिल हो जाते हैं। सीएम के पीछे चलता रहा उनका गाड़ियों का काफिला, और ऐसे में गोविंद डोटासरा ने सोचा कि मुख्यमंत्री भी घर रवाना हो गए। इधर गोविंद डोटासरा भी बजाज नगर से सीधे कार में सवार होकर अपने घर चले गए। वहीं जब मुख्यमंत्री गहलोत दांडी यात्रा खत्म होने के बाद गांधी सर्किल के मंच पर पहुंचे, तो डोटासरा को न देख उन्होंने साथी मंत्रियों और विधायकों से उन्हें लेकर सवाल पूछा, और उसके बाद गोविंद डोटासरा को फोन भी किया गया, लेकिन तब तक वो अपने घर पहुंच चुके थे। वफादारी और परफॉर्मेंस का पुरस्कार गोविंद सिंह डोटासरा को मिला। पुरस्कार अब देवस्थान व पर्यटन विभाग का जिम्मा भी डोटासरा को मिला है। अब तक सिर्फ विधानसभा में इन विभागों के प्रश्नों के जवाब देने तक ही सीमित थी जिम्मेदारी, लेकिन अब मुख्यमंत्री गहलोत ने डोटासरा को हैंडओवर किया है विभाग, और औपचारिक रूप से दोनों विभागों को गोविंद सिंह डोटासरा ही देखेंगे। अलबत्ता मुख्यमंत्री गहलोत के नॉमिनी है गोविंद सिंह डोटासरा, तो एक और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा के कांधों पर रखी गई है। वफादारी और परफॉर्मेंस का पुरस्कार मिला है, ये कह सकते हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को अब देवस्थान व पर्यटन विभाग का जिम्मा भी दे दिया गया, और अब तक सिर्फ विधानसभा में इन विभागों के प्रश्नों के जवाब देने तक ही सीमित थी उनकी जिम्मेदारी, लेकिन अब मुख्यमंत्री गहलोत ने डोटासरा को हैंडओवर किया है ये विभाग। अब औपचारिक रूप से दोनों विभागों को गोविंद सिंह डोटासरा ही देखेंगे। अलबत्ता मुख्यमंत्री गहलोत के नॉमिनी है गोविंद सिंह डोटासरा। उदयपुर शहर कांग्रेसियों में उपजा है यक्ष प्रश्न, क्या इस बार बन पाएगा पार्टी का कार्यालय? 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले मिल गई थी कार्यालय के लिए जमीन, लेकिन किसी भी वरिष्ठ नेता ने नहीं दिखाई इच्छा शक्ति। समय के साथ शहर कांग्रेस की हालत यहां पर पतली होती गई, और इस बार भी सवाल यही कि आखिर कौन करेगा पहल ताकि शहर कांग्रेसियों के लिए मिल सके खुद का कार्यालय। स्थानीय कार्यकर्ता यहां पर कामना कर रहे हैं कि कम से कम पार्टी के सत्ता में होते इस बार ये काम हो जाए। ये जरूर इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पार्टी सत्ता में है और ऐसे में सत्ता में रहते हुए इस काम को पूरा कर लिया जाए। लेकिन क्या इस बार बन पाएगा पार्टी का कार्यालय उदयपुर में? ये बेहद अहम सवाल। 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले कार्यालय के लिए जमीन मिल गई थी, लेकिन किसी भी वरिष्ठ नेता ने यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई यहाँ पर कार्यालय बनाने की। समय के साथ शहर कांग्रेस की हालत भी पतली होती गई। अब इस बार भी सवाल यही कि आखिर कौन करेगा पहल ताकि शहर कांग्रेसियों के लिए खुद का कार्यालय मिल सके। स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ पर कामना कर रहे हैं कम से कम पार्टी की सत्ता में होते इस बार ये काम हो जाए। उदयपुर कांग्रेस में फिर ठंडी पड़ी। यूआईटी अध्यक्ष बनने की दौड़। दरअसल आसन्न उपचुनावों के चलते आगे किसकी है ये प्रक्रिया। लंबे समय से कई कांग्रेसी कर रहे थे इस दिशा में प्रयास, लेकिन अब सबको है उपचुनाव समाप्ति का इंतजार। हालांकि कुछ कर चुके हैं, जयपुर दिल्ली की दौड़ भी पूरी। शायद प्रदेश कांग्रेस में मूड और मौसम के खुशगवार होने का भी यहां पर इंतजार किया जा रहा है ताकि उनकी कामना पूरी हो सके। उदयपुर कांग्रेस में फिर ठंडी पड़ी है यूआईटी अध्यक्ष बनने की दौड़। दरअसल आसन उपचुनावों के चलते आगे ये प्रक्रिया खिसक चुकी है। लंबे समय से कई कांग्रेसी यहां पर इस दिशा में प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन अब सबको है पता कि उपचुनाव समाप्ति का इंतजार है। उपचुनाव के पहले कुछ नहीं हो सकता है, जल्द से जल्द ये चुनाव खत्म हो। हालांकि कुछ कर चुके हैं, जयपुर दिल्ली की दौड़ भी पूरी। शायद प्रदेश कांग्रेस में मूड और मौसम के खुशगवार होने का भी इंतजार हुआ है। अधीर रंजन को हटाने की खबर का खंडन। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों ने इसे लेकर जानकारी दी है। लोकसभा में अधीर रंजन से कुछ समय के लिए जिम्मेदारी ली गई है ताकि अधीर बंगाल चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में
दिया है कांग्रेस नेता का स्थायी प्रभार। कांग्रेस दल के उपनेता गौरव गोगोई भी असम विधानसभा चुनाव में यहाँ पर व्यस्त है। तो ये जो एक कयास लगाए जा रहे थे, इसे लेकर इसे खंडन किया गया। अधीर रंजन को हटाने की जो खबर चल रही थी उसका खंडन हुआ है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी दी है कि लोकसभा में अधीर रंजन से कुछ समय के लिए जिम्मेदारी ली गई है ताकि अधीर बंगाल चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में कांग्रेस नेता का स्थायी प्रभार दिया गया है। कांग्रेस दल के उपनेता गौरव गोगोई भी असम विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। दिया तले अंधेरा वाली कहावत उदयपुर में हो रही है चरितार्थ। पूरे प्रदेश में है बजरी खनन पर रोक, खुद खान विभाग करता है इसकी मॉनिटरिंग। उदयपुर में स्थित है खान विभाग का निदेशालय भी, लेकिन बावजूद इसके उदयपुर अंचल में जमकर चल रहा है अवैध बजरी खनन का खेल। ऐसे में आखिर क्या फायदा है बजरी खनन रोकने की बात करने का? इन सब की कीमत महंगे दाम चुकाकर उठानी पड़ रही है आम जनता को। कीमत सीधे तौर पर आम जनता ही उठा रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि दिया तले अंधेरा, ये कहावत उदयपुर में ही चरितार्थ होती नजर आ रही है। मामला पूरे तरह से पूरे प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगी हुई है। खुद खान विभाग इसकी मॉनिटरिंग भी करता है। उदयपुर में स्थित है खान विभाग का निदेशालय भी, लेकिन बावजूद इसके उदयपुर अंचल में जमकर अवैध बजरी खनन का खेल चल रहा है। और ऐसे में आखिर क्या फायदा है बजरी खनन रोकने की बात करने का? इन सब की कीमत महंगे दाम चुकाकर उठानी पड़ रही है आम जनता को। आयकर विभाग से बड़ी खबर। आयकर विभाग के 124 आईआरएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। पूरे देश के आयकर विभाग में कार्यरत आईआरएस अधिकारियों पर इसका असर होगा। आयकर आयुक्त से हुई प्रधान आयकर आयुक्त पद पर पदोन्नति। वहीं वर्ष 2018 व 2019 के पैनल के आधार पर ये पदोन्नति हुई है। राजस्थान के 4 आईआरएस अधिकारियों के नाम भी सूची में है। राजस्थान से पदोन्नत आईआरएस रोडी अग्रवाल, मुकेश वर्मा, वीरेंद्र मेहता, बीके गुप्ता। डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार दारक के हस्ताक्षर से ये सूची यहाँ पर जारी की गई है। वर्ष 2018 व 2019 के पैनल के आधार पर ही ये पदोन्नति की गई है और इसमें राजस्थान के 4 आईआरएस अधिकारियों के नाम इस सूची में हैं, जिसमें जिनकी पदोन्नति की गई है आईआरएस से रोली अग्रवाल है, मुकेश वर्मा है, वीरेंद्र मेहता है और साथ ही बीके गुप्ता भी हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार दारक के हस्ताक्षर से ये सूची जारी हुई। पुलिस मुख्यालय की गजब की सक्रियता, इधर कोर्ट से मिली राहत, उधर शुरू हुए नतीजे आना। बेरोजगारों के चेहरे पर पीएचक्यू ने बिखेरी है मुस्कान। हाईकोर्ट के स्टे के कारण लिखित परीक्षा परिणामों पर रोक लगी थी। खंडपीठ ने बुधवार को एकलपीठ के आदेश पर यह रोक लगाई थी। रोक लगने के आदेश के अगले दिन ही पीएचक्यू ने शुरू कर दिया नतीजे जारी करना। डीसीपी एमएल लाठर खुद कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग। वही डीजीपी का दावा, अगले कुछ दिनों में ही सभी यूनिट के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो खंडपीठ के बुधवार को एकलपीठ के आदेश पर ही रोक लगाई गई थी, लेकिन रोक लगने के आदेश के अगले दिन ही पीएचक्यू ने शुरू कर दिया है नतीजे जारी करना। इधर डीजीपी एमएल लाठर खुद इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया कि अगले कुछ दिनों में ही सभी यूनिटों के नतीजे जारी हो जाएंगे। और चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। असंतुष्ट विधायक नहीं होते संतुष्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भारी प्रेशर था पार्टी पर। उत्तराखंड के 17 विधायकों ने त्रिवेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला था। पार्टी नेतृत्व को रावत के खिलाफ की गई थी कई शिकायतें। 17 में से 9 विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और ये लोग कांग्रेस में असंतुष्ट थे और भाजपा में जाकर भी ये असंतुष्ट रहे। इन असंतुष्ट विधायकों के दबाव में त्रिवेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। इधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ रखा है। उन्हें हटाने की मांग करने वाले ज्यादातर विधायक भी वही हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे। करीब आधा दर्जन विधायकों ने बिप्लब देब के खिलाफ मुहिम शुरू की। हालांकि भाजपा आलाकमान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और उम्मीद ये कर रहे थे ये विधायक कि शायद उत्तराखंड की तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो, लेकिन त्रिपुरा में इसे ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड के 17 विधायकों में त्रिवेंद्र के खिलाफ ये मोर्चा खोला था। पार्टी नेतृत्व को रावत के खिलाफ यहाँ पर कई शिकायतें भी की गई थी और 17 में से 9 विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। अब ये कांग्रेस के जो असंतुष्ट थे वो भाजपा में जाकर भी असंतुष्ट ही रहे और इन असंतुष्ट विधायकों के दबाव में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। और ऐसी स्थिति त्रिपुरा में भी नजर आई, लेकिन त्रिपुरा में आलाकमान ने यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ईवीएम और बैलेट पेपर का राग। अब कमलनाथ ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। मध्य प्रदेश में नगरपालिका चुनावों को लेकर उन्होंने मांग उठाई है। नगरपालिका चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। कमलनाथ के इस पत्र से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है।
हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कमलनाथ ने इसे लेकर पत्र जरूर लिखा है चुनाव आयोग को। मध्य प्रदेश में नगरपालिका चुनाव को लेकर उन्होंने ये मांग उठाई है कि इस बार नगरपालिका के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल इस चुनाव में होना चाहिए। इस पत्र से मध्य प्रदेश में हालांकि हड़कंप मचा हुआ है। कमलनाथ ने जो पत्र लिखा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में चुनावों में के खने खेला होबे। दीदी बहुत आक्रमणकारी अंदाज की जन नेता है। हालांकि भाजपा ने बंगाल में खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया है। चुनावी जंग में वामपंथी कांग्रेस से आगे निकल गई है भाजपा, लेकिन ममता के चुनावी चक्रव्यूह से अभी भी हर कोई हैरान है। भाजपा लगातार आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार में यहाँ पर जुटी हुई है और हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है भाजपा यहाँ पर, लेकिन दीदी बहुत आक्रमणकारी अंदाज की जन नेता मानी जाती है। हालांकि भाजपा ने बंगाल में खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पर बनाया है। चुनावी जंग में वामपंथी कांग्रेस से आगे निकल गई है भाजपा, लेकिन ममता की चुनावी चक्रव्यूह से अभी भी हर कोई हैरान है। भाजपा लगातार आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बंगाल चुनाव में सियासी पिच तैयार। दो क्रिकेटर्स के बीच राजनीतिक पिच पर भी मुकाबला होगा। एक भाजपा की ओर से डालेगा यॉर्कर तो दूसरा टीएमसी के लिए जड़ेगा सिक्सर। क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी की ओर से खेलेंगे सियासी पारी, तो वहीं क्रिकेटर अशोक डिंडा भाजपा के पिच से बॉल फेंकेंगे। तो ये दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। बंगाल चुनाव में सियासी पिच तैयार हो चुकी है। दो क्रिकेटर्स के बीच राजनीतिक पिच पर भी यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा। एक भाजपा की ओर से डालेगा यॉर्कर तो दूसरा टीएमसी के लिए सिक्सर जड़ेगा। क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी की ओर से यहाँ सियासी पारी खेलेंगे, तो वहीं क्रिकेटर अशोक डिंडा भाजपा के पिच से फेंकेंगे बॉल। चुनाव के बीच बंगाल में राफेल की एंट्री। बंगाल को लेकर मोदी सरकार का ये बड़ा दाव है। अप्रैल में बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में 17 राफेल किए जाएंगे शामिल। अभी तक फ्रांस से भारत को मिल चुके हैं 11 राफेल। एयरफोर्स के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि फ्रांस में पायलट्स का प्रशिक्षण यहां पूरा हो चुका है। तो अब चुनाव के बीच बंगाल में राफेल की एंट्री होने जा रही है। बंगाल को लेकर मोदी सरकार का ये बड़ा दाव रहेगा। अप्रैल में बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में 17 राफेल यहां शामिल किए जाएंगे और अभी तक फ्रांस से भारत को कुल 11 राफेल मिल चुकी हैं। एयरफोर्स के अधिकारी ने जानकारी देते हुए इसे लेकर कहा है कि फ्रांस में पायलट्स का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। नितिन पटेल, मनोज सिन्हा और अब धन सिंह। भाजपा नेतृत्व का गजब का एजेंडा रहता है सुर्खियां बनाने में। राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार दोहराई जाती है एक ही कहानी। सोशल मीडिया या मीडिया पार्टी की ओर से सांकेतिक नाम का खूब प्रचार होता है। केंद्रीय मंत्री और राज्यपालों आदि ऐसा लेकर बनाते हैं माहौल, लेकिन शपथ के ऐन वक्त पर बिल्कुल नए नाम की यहाँ पर घोषणा हो जाती है। हाल ही में उत्तराखंड सीएम के सियासी घटनाक्रम इसका बड़ा उदाहरण रहा है। धन सिंह रावत को लेकर पूरा माहौल बनाया गया था, लेकिन शपथ ली तीरथ सिंह रावत ने। उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी भाजपा आलाकमान ऐसे फैसले लेकर सभी को पहले भी चौंका चुकी है और उत्तराखंड में जो किया गया वो भी ऐसा ही नजर आया, जहां पर नाम 3 थे सुर्खियों में और ऐसा लग रहा था इस रेस में यही 3 नाम शामिल हैं। धन सिंह रावत को लेकर कहा जाता है कि दौड़ में आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जब शपथ लेने की बारी आई तब हाल में उत्तराखंड सीएम के सियासी घटनाक्रम इसका उदाहरण बन गया, जब धन सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली उत्तराखंड के सीएम के तौर पर। क्या तीरथ सिंह करवा पाएंगे उत्तराखंड में भाजपा की वापसी, जबकि उत्तराखंड की खासियत वहां नहीं करती कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी। क्या मुख्यमंत्री बदलने का भाजपा का प्लान सफल हो पाएगा? हालांकि कांग्रेस भाजपा पहले भी ये रणनीति आजमा चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां ऐसी स्ट्रेटजी में नहीं हो पाई हैं कामयाब। अब की बार भाजपा ने चुनाव से 1 साल पहले तीरथ सिंह पर दांव खेला। संगठन के माहिर नेता हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ से उनको आस लगी हुई है और तीरथ के लिए ठाकुर वोट बैंक एकजुट करना यहाँ बड़ी चुनौती होगी। तो क्या जो हर बार देखने को मिलता है इस बार उसका उलट देखने को मिलेगा? यह अहम सवाल है कि क्या तीरथ सिंह करवा पाएंगे उत्तराखंड में भाजपा की वापसी। बिहारी नेताओं की क्यों नहीं हो रही बंगाल में पूछ, जबकि बंगाल में बिहार, उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में प्रवासी वोट है। वर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर, खड़गपुर और कोलकाता में भी बिहारियों की अच्छी संख्या है, लेकिन भाजपा के स्टार प्रचारकों में बिहार के केवल शाहनवाज हुसैन का ही नाम। मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, सुशील मोदी आदि बिहार में स्टार प्रचारक नहीं है, जबकि झारखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। हालांकि दूसरी लिस्ट में बिहार के कुछ नेताओं को तवज्जो मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन पहले सूची में सिर्फ एक नाम यहां पर सामने है, जबकि झारखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को भी स्टार प्रचारक की इस पहली सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा में क्या जरूरत थी अविश्वास प्रस्ताव की? कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा से आखिर क्यों हुई चूक, जबकि अविश्वास प्रस्ताव से राज्य में खट्टर सरकार और मजबूत हुई है।
दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ भाजपा का तालमेल और बढ़ा है। दो निर्दलीय विधायकों को छोड़ कांग्रेस को नहीं मिला अन्य विधायकों का साथ, जबकि दोनों विधायक तो कृषि कानूनों के विरोध में पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले चुके थे और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की जीत से किसान आंदोलन को भी यहाँ पर धक्का लगा है, क्योंकि माना जा रहा था कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव गिर सकता है। हरियाणा में क्या जरूरत है अविश्वास प्रस्ताव की, एक अहम सवाल जरूर है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।